हम लोगों ने पिछली कुछ क्लासेस में मोरल एलिमेंट्स के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की थी। नंबर 1 इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा। नंबर 2 उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और नंबर 3 पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने 2 महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं। नंबर 1 नैतिक तर्क, मोरल लॉजिक, और इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे नैतिक दुविधा यानी कि एथिकल डायलिमा। ये दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। व्यवहारिक जीवन में भी हम लोगों को कई बार नैतिक तर्कों की मदद लेनी पड़ती है और कई बार हम लोग जब नैतिक दुविधा में फंस जाते हैं तो नैतिक तर्क हमारी मदद करते हैं। तो एक तरफ जहां एमपीपीएससी मेंस के 4th पेपर में परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है, दूसरी तरफ हमारी निजी जिंदगी में भी कई बार हम इन सब विषयों से हमारा सामना होता रहता है। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं नैतिक तर्क के ऊपर कि नैतिक तर्क यानी मोरल लॉजिक क्या है। तो देखिए, मोरल लॉजिक की अगर बात करते हैं तो इसे डिफाइन करने के लिए पहली चीज तो ये है कि जब हम लोक प्रशासन में या प्रशासन में कोई भी काम करते हैं तो हमें या तो वो सही करते हैं या गलत करते हैं। तो कोई भी काम सही या गलत के संदर्भ में अगर आकलन किया जाए, सही या गलत के संदर्भ में अगर आकलन किया जाए और उस आकलन के लिए जिन तर्कों की हमें जरूरत पड़ती है वो सब नैतिक तर्क है। ये बेसिक चीज है, इसको समझने की जरूरत है कि जब हम प्रशासन में काम करते हुए, एक लोक सेवक के रूप में काम करते हुए सही है या गलत है, सही है तो उसके पीछे का तर्क क्या है और अगर गलत है तो उसके पीछे का तर्क क्या है। तो वो सारे तर्क जो प्रशासन में काम करते हुए ये साबित करता है कि ये सही कदम है, ये सही निर्णय है, ये नीति सही है, इसके पीछे के कारण सही हैं, तो समझिए वो नैतिक तर्क जो है वो सही है। अब सवाल ये उठता है कि ये नैतिक तर्क हैं क्या? तो नैतिक तर्क कहां से आएंगे? जो मोरल एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़े वो एलिमेंट्स ही तर्क के रूप में हमारी मदद करते हैं। वो मोरल एलिमेंट्स तर्क के रूप में हमारी मदद करते हैं। तो जब भी हम काम करने जाएंगे तो इस कसौटी पर उसे कसा जाएगा कि क्या जो नीति बनाई गई या जो निर्णय लिया गया या जो कार्य किया गया वो पूरी ईमानदारी से किया गया, सत्यनिष्ठा का पालन किया गया, जिस व्यक्ति या जिस अधिकारी के द्वारा या जिस लोक सेवक के द्वारा वो काम किया गया उसने पूरी जवाबदेही के साथ काम किया, वह उस कार्य के प्रति कितना प्रतिबद्ध था, कमिटेड कितना था, क्या उसने पारदर्शी तरीकों का इस्तेमाल किया यानी कि उसने फैक्ट्स को छुपाया तो नहीं, वह निष्पक्ष होकर के काम किया या नहीं। निष्पक्षता, पारदर्शिता, प्रतिबद्धता, जवाबदेहिता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ये सारे जो मोरल एलिमेंट्स हैं ये नैतिक तर्क के रूप में ये बताने के लिए कि जो काम किया गया है वो सही है, हमें जरूरत पड़ती है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, हमारा जो समाज है वो विविधतापूर्ण है, समाजीकरण की प्रक्रिया भी जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो जो लोक सेवक आते हैं वो इसी समाज से आते हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में हर एक लोक सेवक का दिमाग, हर एक लोक सेवक की कार्यप्रणाली, प्रत्येक लोक सेवक का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। अब जब लोक सेवा में काम करते हुए कोई भी व्यक्ति, कोई जरूरी नहीं है कि लोक सेवक ही हो, कोई भी व्यक्ति जब काम करते हुए स्वार्थपरकता का इस्तेमाल करे, अहम के आधार पर काम करे, उसके अंदर बहुत सारा ईगो है, घमंड है, उसके आधार पर काम करें, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए या अहम को पूरा करने के लिए नियमों का उल्लंघन करें, जातिवादी भावना के आधार पर काम करें, धार्मिक कट्टरवाद के आधार पर काम करें, तो इससे पूरी सामाजिक व्यवस्था को नुकसान होगा। लोक सेवा जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है वो उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा
और ये जो हमने ऊपर जो मोरल एलिमेंट्स जो आपने अभी देखे, उन सब का ये वायलेशन होगा और अल्टीमेटली लोक प्रशासन अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये सब जो गड़बड़ियां उत्पन्न होती हैं, इन गड़बड़ियों को हम रोकेंगे कैसे? स्वार्थपरकता से कोई अधिकारी काम कर रहे हैं, कोई जो है अपने लोगों को अपने जो उनके भाई भतीजा है या सगे संबंधी हैं, उनकी मदद करने के लिए वो नियम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई जातिवादी तरीके से जो है अपनी जाति के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने धर्म के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसे रोकने की जरूरत है और नैतिक तर्क इसी में मदद करने के लिए हमारे सामने आता है। अब प्रश्न यह उठता है कि लोक सेवक जब काम करते हैं तो उन्हें सही निर्णय लेने के लिए कौन मजबूर करेगा? अगर सही निर्णय लेने के लिए उन्हें मजबूर करना है तो हमें नैतिक तर्कों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नैतिक तर्क के बिना वो अपने रास्ते से भटक जाएंगे। इसीलिए जब भी लोक सेवक काम करते हैं तो उनको एक प्रक्रिया के तहत काम करना होता है, एक प्रोसीजर के तहत काम करना होता है और उस प्रोसीजर को पालन करने के लिए उन्हें 2-3 बातों को ध्यान रखना होता है। पहली चीज ये कि जो काम वो कर रहे हैं, जो निर्णय वो ले रहे हैं या जो नीतियों का वो क्रियान्वयन कर रहे हैं, वो सामाजिक मूल्यों के अनुरूप है या नहीं। यानी कि जिस समाज से वो संबंधित हैं उस सोशल वैल्यूज के अनुरूप अगर निर्णय नहीं है तो उन्हें नैतिक तर्कों के माध्यम से उन्हें चेताया जाएगा। नंबर 2, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो कार्य किए जा रहे हैं, वो पूरी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और निष्पक्षता के अनुरूप है या नहीं। दूसरी प्रक्रिया का पहला हिस्सा उन्हें बताएगा सामाजिक मूल्यों के अनुरूप, दूसरा हिस्सा बताएगा ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, निष्पक्षता के अनुरूप है या नहीं, और तीसरी बात यह है कि नियम कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं, संविधान के अनुरूप है या नहीं। अगर कोई भी निर्णय, कोई भी नीति का क्रियान्वयन, लोक सेवकों के द्वारा किया जाने वाला कार्य नियम कानूनों के अनुरूप है, संविधान के अनुरूप है, पारदर्शी है, ईमानदारी से लिया गया है, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के अनुरूप है, सामाजिक मूल्यों के साथ भी वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है, तो यहां पर नैतिक तर्कों का पालन हो रहा है। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये होगा कि लोक सेवक जब कार्य करेंगे तो वो समाज के लिए लाभदायक होगा, बेनिफिशियल होगा। जो समस्याएं हैं प्रशासन की, जैसे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, कार्य में देरी, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म जिसको कहते हैं, कार्य में देरी, इन सब चीजों में कमी आएगी और लक्ष्य को पूरा, समयबद्ध लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो सरकार के द्वारा तय किए गए हैं, वो निर्धारित समय में पूरा हो सकेगा। इसीलिए नैतिक तर्कों को जब अप्लाई किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से जो अधिकारी होंगे, जो कर्मचारी होंगे, वो अपने कार्य पर, अपनी ड्यूटी पर, अपने कार्यालय में समय पर उपस्थित होंगे। जो कार्य उन्हें दिया जाएगा उसे समय पर पूरा करेंगे। जब वो काम करेंगे तो निष्पक्षता से काम करेंगे और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आर्थिक रूप से भी जो व्यय है, जो खर्चा है, वो भी इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो मितव्ययता भी बढ़ेगी, निष्पक्षता भी बढ़ेगी, समय पर काम भी पूरा हो जाएगा और जिस उद्देश्य के लिए उसे निर्धारित किया गया है वो भी पूरा हो जाएगा। तो नैतिक तर्क के माध्यम से हम लोक सेवा को बेहतर बना सकते हैं। नैतिक तर्कों के माध्यम से हम लोक सेवा को कार्यकुशल बना सकते हैं। नैतिक तर्कों के माध्यम से प्रशासन में जो गड़बड़ियां हैं उसे दूर कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं और जनता का विश्वास हासिल कर सकते हैं।
तो नैतिक तर्क को लोक प्रशासन में इस ढंग से अप्लाई करने की कोशिश की जाती है कि लोक सेवकों के भीतर ये स्वाभाविक रूप से एक इनपुट के रूप में आ जाए और वो जब काम करें तो ये तर्क उनके विचार में उत्पन्न हो, यानी जब भी वो काम करें तो उनके विचार में उत्पन्न हो। ईमानदारी एक नैतिक तर्क के रूप में, सत्यनिष्ठा एक नैतिक तर्क के रूप में, जवाबदेहिता एक नैतिक तर्क के रूप में, प्रतिबद्धता। अब ये सब वर्ड जो हैं ये सब डिफाइन करने वाले शब्द हैं, बड़े शब्द हैं, भारी भरकम शब्द हैं, ये सबका अपना अपना एक अर्थ है। ईमानदारी यानी जो भी काम किया गया उसे दिया गया उसे समय पर पूरा किया जा रहा है, पूरे समर्पण के साथ किया जा रहा है, उसके जो उस काम को करने के लिए जो समस्याएं हैं उसे पूरी प्रतिबद्धता से पूरा किया जा रहा है, जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। इंटीग्रिटी के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जवाबदेहिता यानी कि जो काम सौंपा गया है आप उसी पूरी जिम्मेदारी से जवाबदेह होकर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इन सभी नैतिक तर्कों का इस्तेमाल करके जब कोई भी लोक सेवक काम करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी काम करेंगे, तो कार्यकुशलता बढ़ेगी, निष्पक्षता बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता का विश्वास प्रशासन पर बढ़ जाएगा। और जिस उद्देश्य से लोक सेवा को स्थापित किया गया है वो उद्देश्य भी पूरा हो सकेगा। इसीलिए नैतिक तर्कों की आवश्यकता लोक सेवा में होती है। और फोर्थ पेपर में इस टॉपिक के अंतर्गत हम इन्हीं सब विचारों को लेकर के पढ़ते हैं। अब नैतिक तर्क का पालन जब नहीं होगा तो एक और समस्या बढ़ेगी जिसको कहते हैं एथिकल डायलीमा। एथिकल डायलीमा मतलब क्या हुआ? नैतिक दुविधा। और नैतिक दुविधा से उबरने के लिए भी नैतिक तर्क हमारी मदद करते हैं। तो नैतिक दुविधा से उबरने के लिए हमारी जब ये नैतिक तर्क मदद करेंगे तो फिर वहां पर एक फायदा होगा कि जब लोक सेवा में एक लोक सेवक कार्य करते हुए दुविधा की स्थिति में फंस जाते हैं तो उन्हें कौन मदद करेगा? ऊपर के अधिकारी या नीचे के लोक सेवक, उनके अधीनस्थ? नहीं, उनकी मदद करेंगे हमारे नैतिक तर्क। जो निर्णय वो ले रहे हैं वो कितना सही है, कितना सटीक है, वो जो निर्णय ले रहे हैं वो कितना पारदर्शी है, वो पूरी ईमानदारी से निर्णय ले रहे हैं कि नहीं, ये सब नैतिक दुविधा को दूर करने में उनकी मदद करेंगे। इसीलिए नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। अगले टॉपिक में हम आपसे नैतिक दुविधा पर चर्चा करेंगे।